नमस्कार। आज हम मिले हैं इस तालाब के किनारे और बात करेंगे प्रेमचंद जी की और उनकी कहानी कला की। प्रेमचंद जी एक ऐसे कथाकार थे जिन्होंने भारतीय कथा साहित्य में या फिर हम कह सकते हैं हिंदी कथा साहित्य में का पूरा स्वरूप बदल दिया। प्रेमचंद जी के आने से पहले राजा रानी की कहानियाँ, आदर्शवाद की कहानियाँ, जिस आदर्शवाद को हम ढोए फिरते हैं, वास्तव में आदर्शवादी नहीं है, हम यथार्थवादी है, घोर यथार्थवादी है, अपने मन की करते हैं, मन की खाते हैं, लेकिन एक आदर्श को बनाए रखते हैं। तो प्रेमचंद जी के आने के बाद में इन आदर्शवादी कहानियों के स्वरूप में एक थोड़ा बदलाव आने लगा। और प्रेमचंद जी ने भी अचानक से इसे नहीं किया, उनके धीरे धीरे इसको परिवर्तित करते हुए आते हैं। प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं, हम मान सकते हैं कि प्रेमचंद जी का लिखना 1900 से शुरू हो जाता है। लगभग 1901 में उनका पहले उपन्यास की वो बात करते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी पहली कहानी की बात कहें तो हम कह सकते हैं संसार का सबसे अनमोल रत्न, जो 1907 में लिखी गई थी। और संसार का सबसे अनमोल रत्न क्या है? देश प्रेम है। और देश प्रेम के लिए गिरी हुई खून की बूंदें हैं। राजा कहता है कि भी ऐसा संसार का सबसे अनमोल रत्न ढूंढ के लाओ, सबसे महंगी वस्तु ढूंढ के लाओ। तो जो ढूंढने वाले होते हैं वो जाते हैं रणभूमि के अंदर और एक शहीद द्वारा अपने देश के लिए जो खून बहाया तो उसकी 2 बूंदें लेकर आता है। ये है संसार का सबसे अनमोल रत्न। उनका कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था सोजे वतन यानी सोज यानी दर्द, वतन का दर्द। उनमें भी इसी प्रकार की देशभक्ति वाली कहानियाँ था। यानी पूरे एक नया स्वरूप लेकर आते हैं प्रेमचंद जी इस भारतीय कथा साहित्य में, हिंदी कथा साहित्य में। फिर हम बात करते हैं कि प्रेमचंद जी ने आरंभ में इनके जो 3 अलग अलग चरण आते हैं उनकी कहानियों में, सबसे पहला जो चरण आता है वो आता है उनकी आदर्शवादी कहानियों का। आदर्शवादी कहानियाँ ऐसी कि हमें नहीं लगता, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति में जो आदर्शवाद है, आदर्श माँ, आदर्श पति, आदर्श भाई, इस प्रकार का आदर्शवाद वो सामने रखते हैं। तो जैसे हम बात कर सकते हैं, उनकी पहली कहानी है सोत कहानी है। तो पति की मृत्यु हो जाती है, 2 पत्नियाँ होती है। तो पहले तो काफ़ी लड़ाई करती है, लेकिन जैसे ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो एक पत्नी अपनी सोत की भी रक्षा करती है, उसके बच्चों को भी पालती पोसती है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। तो उसके बाद में ये पहली आदर्शवादी कहानियाँ थी। इसके थोड़ा बहुत ही इसमें हम देखने को मिलता है। लेकिन उसके तत्काल बाद में प्रेमचंद जी ने एक नया रूप धारण किया, वो था आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद हम देखते हैं उनकी कुछ कहानियों में, जैसे कि एक अच्छा स्वरूप है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा कहानी में वंशीरथ पंडित अलोपीदीन जो एक तस्कर होते हैं, नमक के तस्कर, उनको रोकते हैं। घटना होती है सामान्य जीवन में। अब होता है क्या है कि शुरुआत में ऐसा यथार्थ बताना जिससे हम समझ सके कि संसार में यही होता है। तो जब अलोपीदीन को रोका जाता है, कोर्ट में कैसे न कैसे पैसे खिलाकर उसका अलोपीदीन जी मुक्त हो जाते हैं। ये यथार्थ है। और यथार्थ आगे ये भी है कि उनकी नौकरी छूट जाती है वंशीधर की और वो घर पे बैठ जाती है। ये पूर्णतः यथार्थ। लेकिन प्रेमचंद जी अपने पाठकों को केवल यथार्थ नहीं बताना चाहते थे उस युग में, क्योंकि वो जानते थे अगर मैंने अपने पाठकों को केवल यथार्थ बताया तो शायद वो इस प्रकार की ईमानदारी का कार्य ना करें। तो यथार्थ को ले जाते हैं आदर्श की तरफ। हम कह सकते हैं आदर्शोन्मुखी, आदर्श की तरफ मुख करने वाला यथार्थवाद। तो जहाँ पर अलोपीदीन जो एक पूरी तरह से भ्रष्ट व्यक्ति है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो वंशीधर की नौकरी चली जाती है और उसके बाद में घटनाक्रम बदलता है और प्रेमचंद उस आदर्श की स्थापना के लिए अलोपीदीन जैसे व्यक्ति को वंशीधर के घर पे भेजते हैं और फिर उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। वंशीधर को वो प्रस्ताव रखते हैं कि आप मेरी संपत्ति के सारे मैनेजर हो जाते हैं। यानी पहले यथार्थ बताया गया और यथार्थ को मोड़ दिया गया आदर्श की तरफ। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, जैसे पंच परमेश्वर की बात करें, पंच परमेश्वर भी इसी ढंग से होता है। आदर्श का अधिक उसमें स्वरूप है कि पंच की कुर्सी पर बैठने के बाद में किस ढंग से व्यक्ति एक न्यायोचित फैसला सुनाता है। हम कहानी देखेंगे बड़े घर की बेटी आनंदी, जो अपने देवर द्वारा खड़ो फेंके जाने से बड़ी आहत है। क्रोध आता है उसको और इतना गुस्सा आता है कि जैसे घर परिवार में होता है, यथार्थ जो होता है कि घर परिवार टूटने की नौबत आ जाती है। लेकिन वो आदर्श की स्थापना करने के लिए अपने देवर के आंसू से पिघल जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। ये वापस ऐसा यथार्थ जो आदर्श की तरफ मुड़ जाता है। बीच बीच में उन्होंने काफ़ी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ भी लिखी, जैसे हम बात कर सकते हैं ईदगाह की, गिल्ली डंडा की, जो एक मन को व्याख्यायित करता है। प्रेमचंद ने मनोवैज्ञानिक काफ़ी कहानियाँ लिखी है। प्रेमचंद का मनोवैज्ञानिक कहानियों का पूरा प्रसुर, जानवरों की कहानी लिखी है, 2 बैलों की कथा। और हम पढ़ सकते हैं बूढ़ी का की कहानी लिखी है कि किस प्रकार से एक वृद्ध महिला
को अपने जीभ के कारण उसे पत्तलों पर बैठना पड़ता है और हृदय परिवर्तन की काफ़ी उसमें देखने को मिलते हैं। और फिर तीसरा जो युग आता है, तीसरा जो चरण आता है प्रेमचंद की कहानी का लगा, वो हम देखते हैं पूरी तरह से यथार्थवादी कहानी। 1936 में भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो जाती है और प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन लखनऊ में होता है और उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। क्योंकि जो प्रगतिशील धारा होती है, पहली बार वंचितों को सम्मान दिलाने की कोशिश में प्रेमचंद अगुआ बनते हैं और इसके अध्यक्ष भी बनते हैं। तो प्रेमचंद में ये परिवर्तन देखा जा रहा था। उनकी जो अंतिम कहानियाँ थी वो बहुत ही अधिक यथार्थवादी थी। जैसे हम बात करें तो ठाकुर का कुआं कि गाँव में कैसी स्थितियाँ हैं कि गाँव में जो अछूत है, उस समय की बात करें, गाँव में जो अछूत थे उन्हें जो सवर्ण जाति के कुओं पर पानी भरने की इजाज़त नहीं थी, तो ठाकुर का कुआं इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। जोखू जिसको एक मटमेला पानी पीना पड़ता है, उनके कुएं में गीदड़ गिर जाता है तो वो वाला पानी पीना पड़ता है। सदगति को हम देखते हैं कि जो इसमें थोड़ा अतिवाद भी हम देख सकते हैं कि क्या पता, हम जानते नहीं, लेकिन प्रेमचंद उस समय का एक दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं कि किस ढंग से उस ब्राह्मण के यहाँ पर काम करते थे, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके पाँव में रस्सी डालकर उसको खींच के ले जाता है। ये भी हम वहाँ पर देखते हैं। एक और जो हम यथार्थवादी की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कफन कहानी, पूरी तरह से घोर यथार्थवाद कि जहाँ पर घीसू और माधव दो बाप बेटे हैं। उनकी घीसू की उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, दोनों आलू खाने में व्यस्त होते हैं। जब सुबह उठते हैं तो मरी हुई पड़ी होती है। गांव वाले पैसा इकट्ठा करके उसे देते हैं कि भाई इसका कफन का इंतजाम करो। लेकिन जैसे शहर में जाते तो अब यहाँ पर यथार्थवादी है कि व्यक्ति, हम आदर्श की कह सकते हैं, सामान्य भी बात करें तो वो कफन लेकर आने चाहिए थे, लेकिन जब वो एक ऐसा यथार्थ आता है उसमें कि जब वो पैसा देखते हैं तो पैसे को कभी देखा ना था, तो वो पूरी तरह से उसमें मग्न हो जाते हैं, शराब पीते हैं, जलेबियाँ खाते हैं और नाचते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। घोर यथार्थवादी। अब इसमें समाज का भी काफ़ी बहस चली इसमें कि ये लोग होते ही ऐसे हैं, लेकिन इसमें समाज को भी कहीं ना कहीं पर दोषी बताया जा सकता है। उसी ढंग से आज हम चर्चा करेंगे, थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे पूस की रात की कहानी। पूस की रात भी एक यथार्थवादी कहानी है। पूस की रात कहानी में जो हल्कू है, हल्कू और मुन्नी, ये दो पति पत्नी हैं और गांव में रहते हैं। कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि मुन्नी आकर कहती है हल्कू से कि बाहर सहना आया हुआ है, कोई कारिंदा है, जमींदार का कारिंदा, वो आया हुआ और पैसे मांगने के लिए आया है। तो भाई पैसे तो है नहीं, कहाँ से दें? तो वो कहते भी मेरा कंबल दे दो, कंबल के लिए पैसे पड़े वो दे दो, फिर सर्दी में हम क्या करेंगे। घोर मतलब गरीबी का समय, और वो समय भी ऐसा ही था, अंग्रेज़ों का शासन था और व्यवस्था ही कुछ अच्छी नहीं थी। जमींदार अंग्रेज़ों के ऊपर, मतलब पूरी तरह से जो किसान था उसका भयंकर शोषण हुआ करता था। और इस शोषण को वो गोदान में लिखते हैं। गोदान में एक यथार्थवादी उपन्यास है। तो पैसा है नहीं उनके पास में, अब वो खेत पर जाता है। खेत पर उसके पास में पहनने ओढ़ने के लिए कुछ है नहीं। पूस की रात अत्यंत ठंड से भरी हुई, और उसके साथ में उसका कुत्ता जबरा भी साथ साथ जाता है और बैठते हैं, रखवाली करने के लिए बैठते हैं। थोड़ी देर तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। वो, उनके पास में और कोई माध्यम नहीं है। हल्कू बातचीत करता है और धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। आपस में दोनों को ठंड लगती है, तो वो जो भी हो रहा है उसके ठंड के बारे में पूछता है। फिर वो कहता है कि तेरे लिए पुआल रख दूंगा। मतलब एक हम देख सकते हैं कि जहाँ पर मानवीयता पूरी तरह से मर चुकी थी, वहीं पर वास्तविक मानवीयता कि वो पशु के प्रति भी जो आत्माओं का जो संपर्क था वो यहाँ पर बताया जाता है। काफ़ी देर होती है, एक दूसरे के साथ में खेलते भी हैं, आगे के ऊपर कूदते हैं, रात चमकने लगती है, सियारों की आवाज़ आने लगती है और अपने आप में दोनों मगन थे। कहीं से पत्ते लाते हैं, पत्तों को जला देते हैं, पत्ते भी एक अंत में आके बुझ जाते हैं। यानी जीवन में कभी कभी जो खुशियाँ आती है वो भी धीरे धीरे आके मध्यम पड़ जाती है। तो इस ढंग से वो सारी की सारी चीज़ें देखते हैं। फिर जब आग बुझ जाती है, अब उसके पास में सोने के लिए नींद आती है, लेकिन सोने के लिए उसके पास में न कंबल है न सोने की जगह है। तो अपने पास में अपने जो जबरा कुत्ता होता है, जो दुर्गंध से भरा हुआ होता है, उसको अपने पास में चिपका के सो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वास्तविक मानवीयता है, जो पशु में भी है वही आत्मा का स्वरूप, मानव में भी वही आत्मा का स्वरूप, तो जो आत्माओं के मेल से कितना एक दिव्य अनुभव करता है, यहाँ पर उस प्रेमचंद जी उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। इसी प्रकार की बात एक झांकी नाम की कहानी में भी करते हैं कि व्यक्ति परेशान होता है और यहाँ पर आकर वो आत्मा को किस ढंग से स्वतंत्र अनुभव करता है। तो कुत्ते के साथ में सोते हैं, बीच में आवाज़ आती है, जानवर आ रहे हैं, लेकिन वो सोचता है कि जबरा के रहते हुए जानवर कैसे खेत को खा सकते हैं। भयंकर गरीबी है, लेकिन वहाँ पर नींद इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी होती है, कभी नींद मिलती नहीं है। तो नींद इतनी हावी हो चुकी है कि जानवरों की आवाज़ सुनता है फिर भी वो उठता नहीं है। सुबह सुबह हो जाती है और मुन्नी आती है। मुन्नी चिल्लाती हुई आती है, देखो क्या स्थिति हो गई। और वास्तव में रात को गाँव खेत के अंदर जानवर आ गए तो पूरा पूरा खेत साफ़ हो जाता है। और मुन्नी कहती है कि अब तो मजदूरी करनी पड़ेगी। तो हल्कू खुश होता है इस चीज़ से और ये कहता है
कि चलो कम से कम रात भर यहाँ पर सोना तो नहीं पड़ेगा। तो इसके साथ में कहानी समाप्त हो जाती है। एक छोटा सा घटना थी रात को किसान के सोने की, लेकिन इसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने उस समय की व्यवस्था को बताया है कि किसान के पास में कोई माध्यम नहीं है, कि कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। सामाजिक सुरक्षा की तो बात ही छोड़ दें, किसान की अपने भोजन पेट भरने की तक की सुरक्षा नहीं थी। तो वो खेती में जो कुछ बचता है वो अपने ज़मींदारों को दे दिया करता है और उसके कारण उसकी ये स्थिति होती है। और भी इसमें बताया गया है, मानवीय प्रेम बताया गया है इसके अंदर, और बताया गया है कि किस प्रकार से एक किसान मजदूर बन जाता है। गोदान में भी यही होता है। गोदान में जो होरी महतो है वो धीरे धीरे किस ढंग से एक मजदूर बन जाता है। एक गाय की आकांक्षा होती है, लेकिन गाय की आकांक्षा तो पूरी नहीं हो जाती, मजदूर वो जरूर बन जाता है। इसी पर आधारित एक फिल्म आई थी पीपली लाइव, आमिर खान प्रोडक्शन की मूवी थी। उसमें भी जब पीपली लाइव में एक व्यक्ति हत्या के लिए आ जाता है कि वो आत्महत्या करने वाला है, बहुत सारे व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं, मजदूर बन जाते हैं। तो पत्रकार आते हैं गांव की तरफ और एक व्यक्ति खेत खोद रहा होता है, एक खड्डा खोद रहा होता है। तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना नाम बताता होरी महतो। तो होरी महतो उसी गोदान की बात है और वो कहता है उससे बातचीत होता है, उसके बाद में कभी खेत थे लेकिन आज वो मजदूर बन जाता है। जब वो पत्रकार वापस जब गाँव से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं तब देखते तो उसी गड्ढे में उसकी लाश पड़ी होती है। और यही जो लाश पड़े होना, किसान की जो दुर्दशा होना, इसको प्रेमचंद जी अभिव्यक्त करते हैं अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये मैंने इसका सार बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़ें, कहानी के रूप में पढ़ें। इंटरनेट पे भी अवेलेबल, आप सर्च करें, बस पूछ के रात लिख दे तो आपको एक कहानी आ जाएगी। प्रेमचंद की कहानियाँ लिख दे, सारा PDF आ जाएगा। जितना भी जो साहित्य वो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। तो फेसबुक, व्हाट्सअप या सोशल मीडिया, टिकटॉक वगैरह ऐसी एक जंजाल में उलझने के बजाय मेरी आपसे राय है कि आप अगर ये साहित्य पढ़ेंगे तो आप अपने आप में उस विचारधारा का विकास कर पाएंगे जो ज़रूरी है, इस देश के लिए ज़रूरी है, इस समाज के लिए ज़रूरी है और जो हमारे लिए ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर पसंद आया वो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर वगैरह सब्सक्राइब करना वो आपकी इच्छा की बात है। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।